हाय, माई सेल्फ डॉक्टर मोहन मेहंदी आपके सामने हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें है मशीन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी मशीनी, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट, कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत प्यारी वीडियो है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसमें जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे मिलने वाली मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू बाबू। तो आज जो हम शुरू करें उसका नाम है मशीनरी ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मशीनरी के लिए हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें राइबोसोम्स का नाम ले चुका था, अमीनो एसिड्स का नाम ले चुका था, कुछ चीज़ें थी, लेकिन आज इसमें मैं पूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी है, छोटे छोटे से पार्ट्स में बनाऊंगा आपको, जिससे कि आपको आसानी से एक एक चीज़ समझ में आ जाए और आपकी शामिल हाल रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कंपोनेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। तो पहला इसमें राइबोसोम्स। आप राइबोसोम जानते हैं, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बिकॉज दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ही ना राइबोसोम्स ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा बाबू। तो ये जो है राजा बाबू, हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, कि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि हमारी सब्ज़ी में नमक न डालो ना, समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगर सब्ज़ी में नमक न डालो तो सब्ज़ी का जायका ख़त्म। इसी तरह से अगर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम्स ना हो तो प्रोटीन ख़त्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लॉक होता है, लॉक के लिए की होती है ना, लॉक लगा हुआ की ना हो तो सब बेकार, बिल्कुल ये समझ की है उसी एक तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है इसकी डिटेल थोड़ा सा बता दी जाएगी। अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर प्रोटीन यूनिट। तो ये प्रोटीन यूनिट कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ जो बनी है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है वो ये है कि सेल्स मिलती हैं तो बॉडी बनती है, तो अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, नेफ्रॉन मिलते हैं तो किडनी बनती है, न्यूरॉन्स मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ पर राइबोसोम्स के बनाने प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या यूज़ होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ऐसी राइबोसोम से अमीनो एसिड्स है। फिर है एक एमआरएनए। एमआरएनए इट इज़ द टाइप ऑफ आरएनए। जैसे कि मैंने बताया हो आपको कि मतलब आरएनए हमारे पे 3 तरह के होते हैं जो नॉन जेनेटिक कहलाते हैं। हमारे यहाँ जो बॉडी में है वो बेटा वो कहलाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, लेकिन हमारी बॉडी में जो वो है क्या कहते हैं नॉन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कभी आप कहने लगेंगे इंसान की बॉडी के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए, तो बेटा दैट्स रॉन्ग, आंसर इसका डीएनए होता है। तो हमारी बॉडी में आरएनए मौजूद है। क्वेश्चन भी आ सकता है क्या ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ आरएनए? यस बाबू, हमेशा होता है, लेकिन क्या वो जेनेटिक मटेरियल? नो, इट्स अ नॉन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि रिसीव करता है मैसेज को आरएनए जो होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, हम वो डिस्कस बाद में की जाएगी। फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे होती है। ठीक है, फॉर्मेशन देखेंगे। तो दूसरा है इसमें मतलब नेक्स्ट है, थर्ड है एमआरएनए और तीसरा है टीआरएनए, और फिर एक राइबोसोमल आरएनए भी होता है। राइबोसोमल का ही काम है जो खास प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ रही है उसका नाम है हमारा एक एंजाइम। वो एंजाइम का नाम सुनने पहले उसको आप याद करना है, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो दिस इज नोन एज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब आप बहुत तेज़ बोल गया, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अभी आपने सुना कि मशीनरी ऑफ द राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स की मैं कहा था थोड़ी सी चीज़ आपको बताता चलूँ, क्योंकि मुझे बेसिक फंडामेंटल पढ़ाने हैं, फाउंडेशन पढ़ाना है। पहले ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, तो हमने यहाँ लिखा है राइबोसोम्स क्या है। ठीक है, एक एक करके सब बताऊंगा। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो देखेंगे क्या होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ओवर द राइबोसोम्स। तो जब भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा राइबोसोम्स के ऊपर होगा, यानी कि राइबोसोम्स ही उसको काम में लाते हैं। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो बेटा जी समझ लीजिएगा आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। राइबोसोम्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए हम राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं। सो क्यों कि जिस तरह से हमारी फैक्ट्री का एरिया होता है, एरिया के अंदर इस तरह सिस्टम चलता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर राइबोसोम्स भी काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल्स। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम है पैलेट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और पैलेट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है सारे कहाँ हो रहा है, ओवर द राइबोसोम्स पर ही होता है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। और कह रहे हैं कि ईच राइबोसोम हैज़ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स।
ईच राइबोसोम हैज़ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 यूनिट पाई जाती हैं, सब यूनिट भी कह सकते हैं उसको। तो 2 यूनिट का मतलब क्या है कि इसमें एक लार्ज हो जाएगी, एक स्मॉल हो जाएगी, जैसे मैंने लिखा हुआ है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, और लार्ज सब यूनिट। 2 तरह की होती हैं, एक ऊपर एक नीचे होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो दोनों की दोनों हमारी सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम से ही क्या होती हैं, बोथ आर इनएक्टिव। ये एक्टिव नहीं होती, शुरुआत में ये इनएक्टिव रहती है, जब ही प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तब एक्टिवेट होती है। तो फिलहाल देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसमें 2 सब यूनिट्स हो जाती हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट्स फिट्स ओवर द लार्जर वन। जो छोटी होती है बड़ी वाली पर फिट रहती है, ठीक है, लाइक अ कैप, कैप की तरह से ऊपर आ जाती है, ठीक है। बट लीव अ टनल फॉर अ mRNA, और उस पर एक टनल छोड़ दिया था, एक एरिया छोड़ दिया था, क्या के लिए, mRNA के लिए। देखिए याद रखिएगा, छोटी जो हमारी सब यूनिट है वो बड़ी वाले पर एज ए कैप ऊपर से ऐसे फिट हो जाती है बेटा जी, ठीक है, लेकिन एक टनल छोड़ देती है, क्या के लिए, mRNA के लिए छोड़ देती है। फिर देखते हैं द 2 सब यूनिट्स कम टुगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला होता है फ़ौरन के फ़ौरन एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और आती है, यानी कि क्या होता है, पहले करीब आ जाएंगे। लेकिन करीब भी आने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे नहीं होता कहीं भी कुछ भी हो जाए, हर चीज़ को पवाले का सिस्टम है। देखिए अब सोचने वाली बात है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, और सेल्स इतनी सी छोटी यूनिट है कि आंखों से नज़र भी नहीं आती। अब ऊपर वाले ने सोची, ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड ने उसको कैसे रखा हुआ है, कैसे उसमें प्रोटीन बन रही है, अमेजिंग है बेटा। एक न्यूक्लियस अगर ना हो तो सारी उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है सब कंट्रोल नहीं होगी। अब उसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसे इन्फॉर्मेशन देता है, कैसे कैसे पास होता है, ये थोड़ा सा मैं आइडिया आपका इससे पहले वाले पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन होता है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अब ये जो कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट देखेंगे, ये जो एक दूसरे करीब आते हैं ना, तो इससे ये जो फिनोमिनन होता है एक दूसरे करीब आने का, हम उसे कहते हैं एसोसिएशन। भाई एक बड़ी यूनिट ऊपर से छोटी यूनिट आ गई, दोनों आपस में मिल गए तो एसोसिएशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो एसोसिएशन है। लेकिन इसके लिए बेटा एक बहुत अच्छा सा एक, जैसे हमारे होता है कि कैल्शियम हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम क्या करता है, बोन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, टीथ फॉर्मेशन करता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन कराता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों के एसोसिएशन में एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन। तो ये मैग्नीशियम आयन इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। अगर ये मैग्नीशियम आयन इसमें ना हो तो दोनों का एसोसिएशन बेटा नहीं होगा, और जब दोनों का एसोसिएशन नहीं होगा तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एसोसिएशन के बिना सब बेकार हो जाता है, ठीक है जी। और देखेंगे बेटा अब इसके बाद में है कि हमारा जो राइबोसोम्स हैं, क्या उसमें कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो काम करती हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 साइट्स। यहाँ देख लेंगे हम, एक साइड है पी साइड, ठीक है, यानी कि कह दूँ तो राइबोसोम्स दे हैव 2 रिएक्शन साइट्स, साइट पी और साइट ए। अब साइट पी और साइट ए क्या है मैं आपको बता दूं, साइट ए और साइट पी क्या है बेटा देख लेंगे। तो साइट पी क्या है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफ़र और डोनर साइट। पेप्टिडाइल ट्रांसफ़र और डोनर साइट मतलब डोनर है, डोनेट करने वाली है, लेकिन क्या करेगी, जॉइंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 सब यूनिट्स, जॉइंटली काम करती है बेटा जी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। ए साइड क्या है, अमीनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट। ये एक्सेप्टर साइट है, क्या करेगी, सिचुएट, लेकिन होती कहाँ पर, ये सिचुएटेड ऑन लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये लार्ज यूनिट पर भी बेटा प्रेजेंट होती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जैसे कि हर चीज़ की एक न एक रिएक्शन साइट होती है। जैसे हमारे अगर हैंड ना हो तो हम कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब रिएक्शन के मुंह से ही बोल सकते हैं, लेकिन काम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर साइट्स होती हैं जो ये काम को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बेटा जी, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे जो मैं बता रहा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं ख़ासतौर से हमारे यहाँ प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, लेकिन इसी तरह से राइबोसोम्स हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं वो अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। अलग अलग कंडीशन से मुराद है कि हमारे यहाँ 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो सेल्स हैं हमारे यहाँ कैसे कैसे बनती हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ जो हमारी सेल्स हैं बेटा जी, ये सारी सारी जो नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, कैसे बनती हैं, तो इसी डिटेल में भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ जो हमारी सेल्स हैं 2 तरह की हैं। पहली प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ देख लेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे अलग होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पे आते हैं, ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन पैटर्न 3 तरह का होता है, एक ईजी, एक मॉडरेट और एक डिफ़िकल्ट।
तो हमारे यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मॉडरेट भी और टफ भी आ सकते हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह से छोटा क्वेश्चन है ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स, आपको पता हो जाएगा, पता भी है कि दे कंसिस्ट ऑफ 70 टाइप ऑफ राइबोसोम, बट यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ 80 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन क्वेश्चन फिर ये भी आता है कि ये इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कहा था कि राइबोसोम्स 2 यूनिट से बने होते हैं, तो आपको ये बताते चलूँ कि 2 यूनिट कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें एक छोटी एक स्मॉल होती है, तो छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, तो यहाँ हमारा काउंट नंबर लिखा हुआ है 50S और 30S। ये 50 और ये 30 तो 80 होता है, 70 कैसे हो गया। तो आपको पता है कि मैंने कहा था कि बड़ी यूनिट पर छोटी यूनिट एज ए कैप एडजस्ट हो जाती है। तो उसमें 10 जो होता है ना, यानी 50 और 30 दोनों मिल गए, 50 30 दोनों मिले 70 बन गया। क्यों? 10 उसमें मर्ज हो जाता है बेटा, इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये छोटा सा टॉपिक है, वो भी कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इसी तरह से आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में जो पाए जाते हैं राइबोसोम्स, वो होते हैं 80 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। 80 का मतलब है इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 2 तरह से इसका डिवीजन होगा, 2 यूनिट पाई जाएंगी, एक छोटी एक बड़ी। तो हम आपको बताते हैं बड़ी यूनिट का नाम हो जाएगा 60S और 40 का मतलब हो जाता है छोटी सब यूनिट। एस जो मुराद है यहाँ पर, उसका मतलब है 2 तरह से मतलब निकाले जाते हैं इससे। एक होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एक होता है स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं इसको। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सिर्फ मुझे बताना था। तो हमारे यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S और 80S पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे बाबू कि ये जो होते हैं राइबोसोम जो होते हैं यूजुअली फॉर्म हेलिकल ग्रुप्स। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो हेलिकल ग्रुप फॉर्म के अंदर ही फंक्शनिंग करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एक दूसरे के बहुत सारे हेलिकल ग्रुप बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। पॉली का मीन्स बहुत सारे, न जाने कितने काउंट नहीं होते फिलहाल इसके। जैसे हमारा पॉलीसेकेराइड होता है, न जाने कितने उसमें लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स पाते हैं, यानी कि मोनोमर्स पाते हैं। इसी तरह से बहुत सारा ग्रुप बन जाता है यहाँ पर राइबोसोम्स को, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। डिटेल तो बहुत सारी है राइबोसोम्स की, लेकिन हम इतने ज़्यादा नहीं बता सकते। बस हाँ, केमिकल कंपोजिशन में बताता चलूँ आपको कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स क्या है, तो वो सुन लीजिएगा। उसे हम कहते हैं RNA और प्रोटीन, ये दोनों के साथ मिला देंगे तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हो जाता है बेटा जी, ठीक है। अब उसके बाद में जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा, ठीक है, mRNA। देखिए हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, वो मैं बता चुका हूँ कि यूनिट ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये सेल जो होती है हमारी, हर सेल के अंदर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। वो डिटेल मैंने दी नहीं है, जो मेन है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा mRNA। mRNA को हम कहते हैं मैसेंजर RNA। क्या बोलेंगे इसको? मैसेंजर RNA कहते हैं, मैसेज को लेने वाला, ले जाने वाला, ठीक है। लेगा फिर ट्रांसफर करेगा। अब देखें क्या करता है, ब्रिंग्स कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA। देखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस आ रहा है कि ब्रिंग्स लाता है कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA। DNA से इन्फॉर्मेशन ला रहा है। कहाँ ला रहा है, कौन ला रहा है? mRNA ला रहा है। किस फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में। जैसे मैं हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेके बोल रहा हूँ, आप लैंग्वेज समझते हैं, वही लैंग्वेज अगर मैं क्या होता फ्रेंच जर्मनी चाइनीज़ में बोलना शुरू करूँ तो समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है हमारी इनकी जीन्स की भी, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड कहते हैं। जो कोड होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में आते हैं। 64 कोडोन्स होते हैं और 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जिस दिन मैं जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे क्लियर करा दूंगा कैसे कैसे हमारे ये ट्रिपलेट कोडोन बनते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है कि ब्रिंग्स कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA। जैसे DNA इन्फॉर्मेशन पास करेगा किसको? mRNA को। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, मैंने देखा बुक्स में पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। फॉर्मेशन ही होता, ऑलरेडी फॉर्मेशन तो हुआ होता है बेटा जी। सिर्फ होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या होती है? DNA ट्रांसफर करता है किसको? टू द mRNA। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ से हुआ क्या, ये छोटा सा जो सेंटेंस, ब्रिंग कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA, कौन ले रहा है? mRNA। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, एक सीक्वेंस लगा हुआ है। ये नहीं कि मतलब अनसीक्वेंस हो, ऐसी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये सीक्वेंस में लाएगा बेटा जी, ठीक है। बिना सीक्वेंस के अगर ला रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन गलत आएगी। इन्फॉर्मेशन गलत आने से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा जानते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन खराब होगा, एबनॉर्मलिटी हो सकती है उससे, ठीक है जी। इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है तो यह इन्फॉर्मेशन जो आएगी बेटा बहुत पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आएगी। अगर अनसीक्वेंस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं,
टाइपिंग करते वक्त अगर इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर दी, गलत कर दी, मॉनिटर पर गलत आएगी तो प्रिंट आउट निकालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन गलत आएगी ना, तो वो जो प्रिंट आएगी तो उसमें इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमारे जो कोड्स होते हैं, ठीक है, जो डीएनए देता है किसको, एमआरएनए को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सही देगा तो एमआरएनए एज इट इज ले लेता है, एज इट इज उठाकर वो टीआरएनए को देता है, टीआरएनए लेकर जाएगा राइबोसोमल आरएनए पर, और राइबोसोम्स करता क्या है, राइबोसोम आरएनए फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन लेगा एमआरएनए एज इट इज लेकर जाकर ट्रांसफर कर देता है टीआरएनए को। हमारी तरह नहीं कि इन्फॉर्मेशन दी बीच में कुछ घपला कर दिया। ये ऊपर वाले की देन है, सिस्टम देखिए कितना स्पेसिफिक बनाया ऊपर वाले ने कि बिल्कुल भी कुछ इसमें इतना सा मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन आगे को पास करेगा, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन गलत होती है, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते हैं, ब्रेन कोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बनाते हुए इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक आती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट हमारा टीआरएनए। टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, T4 ट्रांसफर, ठीक है, और इसको एक नाम हो देते हैं सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये इसका देखो, ये भी बहुत स्पेसिफिक काम करता है, लिखा है पिक अप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, पिकअप करता है। जैसे ही हमारा एमआरएनए बाहर निकल कर आता है, कहाँ से, न्यूक्लियस से निकल कर आएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर्ट्स, कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में ये भागा फिरता है, यानी कि एमआरएनए के मैं इन्फॉर्मेशन किसको दूं, तो ये पकड़ता है किसको, टीआरएनए को, टीआरएनए को दे देता है ले। अब टीआरएनए करता है क्या, वो भागा फिरता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब तो इससे एक मतलब ये है कि जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि क्या करेगा, पिकअप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को क्या करता है बेटा, क्या करता है, पिकअप करता है। क्यों करेगा, इन द प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग, चार्जिंग करने के लिए। अब चार्जिंग से क्या मुराद है, तो डायग्राम में थोड़ा सा बनाया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है। देखिए ये हमारा दो यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा, थोड़ा सा और नज़र आ जाएगा। ये जो हमारा है ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 डैश 3 डैश, ये हमारा क्या है, एक एमआरएनए बेटा जी। इस पर इंफॉर्मेशन पाई गई है, AGU, UCA, UAA, ये क्या होते हैं, ये हमारे बेटा कोडेड इन्फॉर्मेशन है। हम जानते हैं कि हमारे जो डीएनए होता है उस पर दो तरह के पाई जाती हैं, लाइन पाई जाती हैं, दो तरह के, अपर एक लोअर, एक कोडोन एक एंटी कोडोन, यानी कि नॉनसेंस कोडोन एक कोडोन होता है। तो यहाँ पर कोडेड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर AGU। अब जैसे ही टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए को देखता है, कैसे, कि आपको भागा फिरना है ना, उसको क्या करना है, कोडेड इन्फॉर्मेशन को लाना है, और कहाँ लाकर जोड़ेगा, ये जो एमआरएनए था यहाँ पर, ये जो एमआरएनए है इसके लिए स्पेसिफिक काम कर रहा है कौन, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, सेरीन को पकड़ कर लाएगा। जैसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखी ना AGU, तो फ़ौरन इसके अगेंस्ट देखिए ये हमारा है टीआरएनए, ये डायग्राम जो नज़र आ रहा है ये है टीआरएनए, और टीआरएनए के अंदर ये जो नीचे तरफ आ रहा है AGU या UCA, ये वाली कहलाती है एंटी कोडोन साइट कहलाती है। क्या है, एंटी कोडोन साइट। एंटी कोडोन क्यों है, क्योंकि कोडोन पर लाकर छोड़ देगा वो, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो बेटा इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है। अब इन्फॉर्मेशन पास कैसे हुई, इसने देखा कि यहाँ पर AGU है, तो इसका मतलब क्या कि सेरीन को, यहाँ पे सेरीन आना चाहिए, तो क्या करता है, यही सेरीन को ढूंढता फिरता है, सेरीन को लाकर क्या करेगा, इस एरिया पर छोड़कर चला जाएगा। तो एंटी कोडोन कोडोन से मिल जाती है, और इस तरह से हमारा ये रीडिंग करने लगते हैं दूसरे को। बिल्कुल इसी तरह से UCA है, UCA कहाँ पाया जा रहा है, एमआरएनए पर पाया जा रहा है। जब एमआरएनए पर UCA पाया जा रहा है तो टीआरएनए क्या करेगा, इसके ही जैसा जो उसको रीड कर सकता हो कोडोन को, वो क्या करेगा, टायरोसिन को लाकर यहाँ छोड़ जाता है। तो ये स्पेसिफिक काम करता है कौन, टीआरएनए। टीआरएनए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसने इन्फॉर्मेशन गड़बड़ कर दी ना, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कलेक्शन में गड़बड़ कर दी, तो सारा प्रोटीन फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखेंगे, तो फिर दोबारा सुनिएगा, ये हमारा क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 डैश और 3 डैश भी कहते हैं। तो ये एमआरएनए पे इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, ये हमारा टीआरएनए है। टीआरएनए पे ये जो पार्ट पाया जा रहा है, ये वाला मैं स्पेसिफाई कर दूँ इसको, देखिएगा, ये जो पार्ट है ये वाला, ये एंटी कोडोन साइट कहलाती है। क्या कहलाएगी, एंटी कोडोन साइट कहलाती है, ठीक है। और ये हमारी कोडेड इन्फॉर्मेशन एमआरएनए पर, हमने कहा था ना कि इन्फॉर्मेशन पास करता है डीएनए टू द एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो इन्फॉर्मेशन कौन ले आया, तो ये कोडेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन टीआरएनए क्या करता है, एंटी कोडोन एक लूप रखता है, वो क्या करता है कि इस एमआरएनए को रीड करता है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, तो उसके लिए बिल्कुल इसी तरह का वो एक कोडोन लाएगा, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स को लाएगा जो इसको रीड करता हो, तो अमीनो एसिड्स लाकर यहाँ छोड़ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर देखेंगे AUCA, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, और एक है टायरोसिन, तो दो अमीनो एसिड्स यहाँ पर आते हैं, तो बीच में एक बॉन्ड बन जाता है बेटा जी।
ऐसे ही इसका अगला वाला आएगा। अब कोई UAA को रीड करेगा तो यहाँ से फिर क्या करेगा, एक tRNA पकड़ेगा किसी अमीनो एसिड्स को और इसके अकॉर्डिंग जो इसको रीड करेगा यहाँ लाकर छोड़ देगा और इसके बीच में फिर एक बॉन्ड बन जाएगा और तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, AA अमीनो एसिड। इस तरह से क्या है हमारी बेटा देखते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। अब इसको मैं स्पेसिफाई और करूँगा डायग्राम से तो वहाँ पर और क्लियर होगा। तो ये देखते हैं हमारा ट्रांसफर RNA, सोल्यूबल RNA पिक अप द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इन द प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग। तो जैसे ही इसको पकड़ लेता है ये वाला डायग्राम बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये ऊपर वाला सॉरी यहाँ से ये वाला, तो ये जो tRNA स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को पकड़ लेता है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। चार्ज हो गया वो, जैसे हमारा चार्जर है ना, जब तक हमारे इलेक्ट्रिक जो होता है सॉकेट उसमें यानी कि नहीं लगेगा प्लग उसमें, तो बेटा चार्ज नहीं होगा। मोबाइल भी बिल्कुल इसी तरह से क्या करता है, जब तक हमारा ये tRNA टायरोसिन को कलेक्ट नहीं करेगा, पिकअप नहीं करेगा तो अनचार्ज रहता है। जैसे इसके ऊपर बेटा ये आकर बैठ जाता है टायरोसिन या सेरीन या कुछ भी हो सकता है, मिथाइनिन वगैरह कुछ भी, तो वो आकर चार्ज कहलाता है। तो वो tRNA क्या हो गया, चार्ज हो गया बेटा, जिसे कहते हैं हम लोग चार्जिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हैव एन एंटीकोडोन साइट। तो इसमें क्या होता है, हमारे tRNA में एक एंटीकोडोन साइट होती है जो मैं अभी बता चुका हूँ बेटा जी, ठीक है। फिर देते हैं चार्ज tRNA टेक द सेम टू mRNA ओवर पर्टिकुलर कोडोन टू देयर एंटीकोडोन। यहाँ मैंने कहा था कि ये हमारी कोडोन फॉर्म है, ये ऊपर से एंटीकोडोन आते हैं। इस तरह से हमारा ये टर्म कंप्लीट क्या हो जाता है बेटा जी, ये चार्ज हो जाता है। और इस तरह से हमारा एक एक अमीनो एसिड आता रहता है स्पेसिफिक कंडीशन में। फिर दूसरा आएगा, जैसे यहाँ रहा, ये पहला आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इस तरह से क्या होता है, ये अमीनो एसिड जो एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड है बीच में, ये वाले बॉन्ड, ये कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड आ गए तो अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जिसने मेरी इस क्लिप को देखा है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।